बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप अभी करंटली कहाँ पे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं। तो मैं ज़रा पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम फर्दर बताऊंगा मैं आपको कि आपने किस तरह से लाइक अप्लाई करना है या फिर मैं किस तरह से यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद भट्ट है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फराबाद जम्मू एंड कश्मीर से। और अभी करंटली मैं आयरलैंड में हूँ, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में, और पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। तो अगर थोड़ा सा बैक अराउंड की अगर बात करूँ, लाइक मेरा जो स्कूलिंग है या फिर कॉलेज की एजुकेशन है या फिर उसके बाद बैचलर्स या मास्टर्स, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये स्पेशली आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि आप का बैकग्राउंड या आपके जो है बड़े स्कूल में पढ़ना ये मैटर नहीं करता। आप की अगर एफर्ट्स हों, आप कोशिश करेंगे तो आप इजीली उस गोल को अचीव कर सकते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल की है। मैंने गवर्नमेंट के स्कूल में 8वीं तक पढ़ा है। तो हमारे टाइम पे होता था कायदे से लेके पहली और उसके बाद फिर 8वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है और मेरा उर्दू मीडियम था। तो उसके बाद मैंने 9th में इंग्लिश मीडियम में गया हूँ और फिर 9th 10th देन फर्स्ट सेकंड ईयर होने के बाद जब मैंने एफएससी की, तो बेसिकली मैंने प्री इंजीनियरिंग में एफएससी की और मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर साइंस के साथ जो है किया है। एफएससी करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, तो मार्क्स भी कम थे। तो फिर मैंने जो है कुछ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव किया। फिर उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किया, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स वगैरह किया। मैंने कहा टाइम को यूटिलाइज किया जाए। उसके बाद फिर जब मेरे इम्प्रूवमेंट के बाद मार्क्स अच्छे आए तो मैंने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया। फिर मैंने डिसाइड किया अपनी फील्ड को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने चूज़ की और मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से। तो वो भी एक हार्ड जर्नी थी, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब किसी हाई फाई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो। तो एक चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए भी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश की है, तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। फिर मैंने बैचलर्स वहाँ से कंप्लीट किया दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। जब मैं बैचलर्स करके घर वापस आया कराची से, तो उसके कुछ अर्सा बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया। तो फिर क्योंकि जब एक फर्स्ट फ्रेश ग्रेजुएट होता है, वो उसकी कोशिश यही होती है कि कहीं पे भी जॉब हो जाए तो वो उसको अवेल करे और अपना करियर स्टार्ट करे, क्योंकि हमारी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो वहाँ पे भी सिचुएशन उस तरह की नहीं है। तो वो टाइम बड़ा टफ था। फिर मैंने ये किया कि मेडिकल बिलिंग कंपनी से स्टार्ट लिया, और आप लोग जानते भी होंगे एमटीबीसी में मैंने कुछ टाइम लगाया। वो क्योंकि फील्ड से रेलेवेंट तो नहीं थी और मेरा इरादा भी नहीं था उसको एक कंटिन्यू करने का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट था। बट ये था कि एक फाइनेंशियल सर्कल चलता रहे और जो है अपने आप को बिजी रख सकूं। फिर मैंने वहाँ पे कुछ अर्सा लगा के वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद मैं वापस घर चला आया। तो रिज़ाइन मैंने ये किया कि मतलब दूसरी जॉब पे मैं नहीं गया, मैं रिज़ाइन करके सीधा घर आ गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये एक हार्ड डिसीजन होता है, एक ऐसा डिसीजन लेना जब आपका टफ टाइम चल रहा हो, आप वहाँ से रिज़ाइन करके आप घर पे आ जाएं। क्योंकि मैंने वहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया था कि इसमें अपने आप को स्पॉइल करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको चाहिए कि आप पहले उसकी कोशिश करें कि आपको फील्ड से रेलेवेंट जॉब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जब मैं घर पे था तो काफ़ी परेशानी चल रही थी, क्योंकि कोविड भी था। फिर मुजफ्फराबाद में एक टेक्नीशियन की जॉब आई पीटीसीएल में। फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, इवन दो कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। वहाँ के मैनेजर ने भी मुझे कहा था कि आप इस जॉब को जो है छोड़ दें या फिर इसको आप ज्वाइन ना करें, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मैंने कुछ अरसा गुजारा और वो भी एक टफ चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए, क्योंकि एक डिप्लोमा लेवल की जॉब है कि एज ए इंजीनियर करना एक मुश्किल होता है। फिर उसका रोल भी एक इस तरह का था, चैलेंजिंग रोल था। बट मैंने वो जॉब भी कंटिन्यू की। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और इसी तरह से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो
मास्टर्स का प्लान मैंने किया और मैंने उसको देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। उस टाइम पे मैंने लोगों को अप्रोच नहीं किया, मैंने खुद ही जो रिसोर्सेज हैं इंटरनेट वगैरह के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। वहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि कैसे आपने अप्लाई करना है, किस तरह से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो उस दौरान मैंने ये किया कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट किए, पासपोर्ट वगैरह बनवाया। तो फिर मैंने जो है ना चाइना का प्रोसेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दिया, चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली ये वेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन होपफुली आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपके लिए मे बी ये मोटिवेशन भी हो। उसके बाद मैंने ये किया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट किए और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अप्लाई मैं अभी कर ही रहा था, तो साथ साथ ही ये चीज़ें चल रही थी। और फिर मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला, जब मैंने ईमेल्स वगैरह की चाइनीज़ प्रोफेसर्स को मास्टर्स के लिए। तो मुझे जब एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो एक चैलेंजिंग टास्क मेरे लिए और था कि उस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी थी। लाइक आपके पास आइल्स होना चाहिए या ड्यूलिंगो होना चाहिए। तो फिर मैंने ये किया कि ड्यूलिंगो अटेम्प्ट किया, क्योंकि डेडलाइन करीब थी और मैं इस चांस को गंवाना नहीं चाहता था। तो मैंने वो उसमें टेस्ट दिया। तो वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो उनके रिक्वायर्ड मार्क्स थे वो मैंने अचीव किए और मैंने अप्लाई कर लिया। तो उस दौरान, उस प्रोसेस में मैंने किसी एजेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, किसी से हेल्प नहीं ली, खुद ही अपने रिसोर्सेज और से जो है जो भी यूज़ किया, यूटिलाइज किया, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैंने ये चीज़ें सारी गैदर की और सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। तो एक एक मेरे लिए लर्निंग का टाइम भी था और मेरे लिए टफ चैलेंजिंग टाइम भी था। हमारी तरफ इंटरनेट का भी बड़ा इशू होता है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होने के बावजूद, बताने का मकसद ये है कि आप जिस काम के पीछे, जिस चीज़ के पीछे एफर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक मेहनत के बाद उसको जो है वो आपको मिल जाती है। तो इस तरह से मेरा एडमिशन हुआ। तो एडमिशन मेरा सैम इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ और चाइना की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तब चूंकि कोविड चल रहा था, तो मसला ये था कि हर तरफ पूरी दुनिया ही बंद थी। कोई भी किसी भी कंट्री के बॉर्डर वगैरह ओपन नहीं थे। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था और उसमें स्टाइपेंड तो मिल नहीं रहा था। फिर ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना था। उसके बाद मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने वहाँ पे भी कुछ टाइम गुजारा है। मतलब एक इंजीनियर बंदे के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना भी एक मुश्किल था, बट मैंने कहा चलें, साथ मेरा मास्टर्स भी चल रहा है, साथ में इस जॉब को भी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उसको भी कंटिन्यू किया साथ साथ, और उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ा। और चाइना ने भी बॉर्डर्स ओपन नहीं किए। ये भी एक मेरे लिए टफ टाइम था, बट उन चीज़ों को साथ साथ लेके चलता रहा। एक तो चाइना का लैंग्वेज बैरियर, टाइम डिफरेंस, वो भी प्रॉब्लम्स थी। बट जब आपको स्टाइपेंड ना मिल रहा हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आपने फाइनेंशियल जो है अपना सर्कल कैसे चलाना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। तो फिर ये चीज़ें थी। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका भी एडमिशन चाइना में हुआ था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चाइना कब बॉर्डर ओपन करेगा और हम कब जाएंगे चाइना अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बड़ा टफ और चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि कोविड चल रहा था। चाइना की तो पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस वाले से, तो उनका बॉर्डर ओपन करने का कोई प्लान नहीं था। तो फिर ये था कि मुझे जॉब्स के लिए डेफिनेटली ट्राई करना था। तो फिर मैंने इसी तरह से अपनी कोशिश जारी रखी, साथ साथ मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली और साथ में जॉब के लिए भी देखता रहा। तो उस दौरान में मैंने एजे के जो आईटी बोर्ड है वहाँ पे अप्लाई किया था एज टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे। तो वहाँ पे भी जो है मेरी जॉब हो गई थी। तो वो जॉब बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, बट गवर्नमेंट का इदारा है। वहाँ पे एज ए टेक्निकल असिस्टेंट मैंने जॉब की। वहाँ पे जब मैं जॉब कर रहा था तो उस दौरान हुआवे ने जॉब्स अनाउंस कर दी। तो वहाँ पे भी जब मैंने जाके इंटरव्यू दिया, ये एक टफ डिसीजन था मेरे लिए कि आपने इस तरह की जॉब को, टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब को छोड़ के, लाइक अपने मुजफ्फराबाद में आप जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल सुकून वाली जॉब है, और आप एक इस्लामाबाद में जाके वहाँ पे आप एक प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करेंगे। बट प्रियोरिटी ये थी कि वो फील्ड से रेलेवेंट है, अपना टेक्निकल एक्सपीरियंस लेना है। तो फिर मैंने वहाँ पे भी रिस्क लिया। वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और मैंने हुआवे को ज्वाइन किया। हुआवे को जब मैंने ज्वाइन किया तो तकरीबन 5 से 6 मंथ्स मैंने वहाँ पे लगाए होंगे एज ए कोर नेटवर्क इंजीनियर। उसके बाद फिर ये हुआ कि
लग ऐसा कुछ रहा था कि चाइना ने बॉर्डर ओपन नहीं करना, कोई कह रहा था 2025 में खुलेंगे, 2026 में खुलेंगे, क्या बनेगा। तो फिर इस वजह से जॉब को ही प्रायोरिटी देनी थी, क्योंकि वहाँ जाने का कोई प्लान बन नहीं रहा था। तो जब फिर चाइना ने कोई पॉलिसी अपनी अनाउंस की बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि हम बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल क्वारंटाइन आपने अपने बिहाफ पे करना है, अपने एक्सपेंस पे करना है। तो वो भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने पैसे एक बंदे के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, 5-6 लाख रुपया। वो एक जाके फिर चाइना में जाके अपने क्वारंटाइन करना है, उसके बाद आप जाके यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, पता नहीं किस तरह की सिचुएशन होगी। बट मैं उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं था, कि मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं जा सकता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने पॉलिसी क्वारंटाइन की भी ख़त्म कर दी। फिर जब हालात नॉर्मलाइज हुए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि तब तक मेरा जो है कोर्स वर्क ऑलमोस्ट मास्टर्स का कंप्लीट हो चुका था। चाइना में मास्टर्स जो है मोस्टली 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स तक का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ सिटीज़ में जो है 2 साल का भी होता है, बट मोस्टली 2.5 ईयर्स आप समझ लें कि आपके लगते ही हैं। कोर्स वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, रिसर्च का काम रहता था, प्रपोजल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वहाँ से मैंने ये डिसाइड किया कि अब नॉर्मल हो गए हालात, तो अब जाके मास्टर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया हुआवे से भी। फिर चाइना के लिए मैंने डिसाइड किया, अप्लाई किया, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी अटेस्ट करवाए हुए थे। तो फिर उसके बाद मैंने ये किया कि टिकट वगैरह भी देखा, और मैंने चाइना चला गया। चाइना में क्योंकि मैंने इनिशियली स्टार्ट करना था, एक नया कंट्री था, लैंग्वेज बैरियर था, कोविड से रिस्ट्रिक्शन तो ख़त्म हो गई थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती थी जो कि कोविड से पहले की वहाँ पे नहीं थी। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, वहाँ पे सर्वाइव करना, और वहाँ पे अपने आप को इस लिहाज से देखना कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी मास्टर्स डिग्री को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर प्रपोजल से वहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसके बाद आपका मिड टर्म वगैरह होता है, देन उसके बाद आप थीसिस वगैरह पे आते हैं। तो खैर ये एक लंबी कहानी है। तो करते करते ये सारे मामलात किए, और मास्टर्स जो है मैंने अपना कंप्लीट किया। काफ़ी टाइम लगा, बल्कि एक बात मैंने आपको बताई नहीं है कि मैंने एक सेमेस्टर भी फ्रीज किया था। वो इस वजह से कि कोई आइडिया नहीं था कि चाइना जाना है या नहीं जाना। सुपरवाइजर ने भी सजेस्ट किया कि आप ना सेमेस्टर फ्रीज कर दो अगर आप नहीं आ सकते ना, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस वजह से मैंने एक सेमेस्टर भी फ्रीज कर दिया। इस वजह से मेरा थोड़ा सा एक आध सेमेस्टर एक्स्ट्रा टाइम लगा, क्योंकि वो टाइम वहाँ पे कवर करना था, और टाइम चाइना में हमारे पास शॉर्ट था रिसर्च के लिए। तो वहाँ पे मैंने अपने मास्टर्स को कंप्लीट किया उसी दौरान, क्योंकि फिर आपकी कोशिश होती है कि आगे क्या करना है आपने। तो आया कि पाकिस्तान जाना है, आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, या फिर दूसरे कंट्री में मूव करना है। तो फिर मैंने वहीं पे कोशिश अपनी की। तो मैंने किसी एजेंट को यूज़ नहीं किया, किसी को पैसे नहीं दिए, किसी थर्ड बंदे को यूज़ नहीं किया, किसी से पूछा नहीं है किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या होता है। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि आप खुद भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने एफर्ट करनी होती है। एफर्ट किस तरह से आपने करनी है? आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, गूगल बहुत बड़ा रिसोर्स है, यूट्यूब पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके अलावा कौन कौन से आपके जो जो रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ओपन हैं, वो आप सारी देख सकते हैं। ये एक्सक्यूजेस ही होते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने स्कॉलरशिप को सर्च नहीं किया। इस तरह से आप कभी भी इसको अवेल नहीं कर सकेंगे। ये भी एक आपके लिए एक हार्ड सा, मुश्किल सा टास्क होता है। आपको टाइम निकाल के इसमें टाइम देना होता है, तब जाके आप इसको कुछ कर सकते हैं। लाइक मेरे सिनेरियो में कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी। मैं मास्टर्स का प्रोसेस भी मैंने खुद ही किया है। अगर मैं वहाँ से कश्मीर में बैठ के ये प्रोसेस कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट यहाँ पे लाइक अपनी स्कॉलरशिप को अवेल करके यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट हों, आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ का आइडिया हो, तो आप लोग ज़रा खुद भी ट्राई करें। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप थ्रू ईमेल, थ्रू कमेंट्स के थ्रू आप जो है पूछ सकते हैं। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। मैंने एक वीडियो सीरीज भी स्टार्ट की है इसी वजह से कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प कर सकूँ, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो खैर फिर वहाँ पे मैंने पीएचडी के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं आप वहाँ पे कैसे गए, आयरलैंड में कैसे गए हैं, लाइक आपने कैसे एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्या बना, आपने अप्लाई कहाँ से किया। तो मैं उनको ये बताता चलूँ आप सबको कि मैंने कोई एजेंट यूज़ नहीं किया, मैंने खुद ही प्रोसेस किया है। सिंपल सा वे है, कोई मैं आपको इधर उधर की कहानी नहीं बताऊंगा। सिंपल, आपने पहले अपना कंट्री देखने, किस कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन में मिल जाएंगी, आप लैपटॉप से देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है।
आजकल तो हर तरह के टूल्स भी हैं, एआई टूल्स भी हैं, आप उनके थ्रू इजीली आप चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको इजीली वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का भी आइडिया हो जाएगा। जब आपको यूनिवर्सिटी का आइडिया हो जाएगा, आपने फिर देखना है कि कि आपका यहाँ पे मेजर है या नहीं है, लाइक आपकी फील्ड यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है, ठीक है? सिंपल सा प्रोसेस है। आपने उसको देखना है, फिर वहाँ पे जाके अपने उनकी वेबसाइट पे जाके फैकल्टी लिस्ट आपको मिलेगी। फैकल्टी लिस्ट में आपने जाके क्लिक करना है और अपनी फील्ड से रेलेवेंट देखना है, जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है या मेरा एआई है या फिर मशीन लर्निंग है, कोई भी है। आपने प्रोफेसर्स की जो है रिसर्च को देखना है, उनकी पूरी उनका वेब पेज होता है, उसको आपने देखना है, गौर से पढ़ना है। आपने एक अच्छी सी डिटेल्ड सीवी, एकेडमिक सीवी तैयार करनी है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी इंटर्नशिप्स, अपनी सर्टिफिकेशन, कोई पब्लिकेशन वगैरह है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है? तो वो आपने उसमें डिटेल में मेंशन करनी है। एक ईमेल की बॉडी में आपने अपना थोड़ा-सा इंट्रो और अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करना है कि मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, या टॉपिक इंटरेस्टेड है, या आपकी रिसर्च फील्ड इंटरेस्टेड है। तो बेसिकली आपने उस तरह से ईमेल्स करनी है डिफरेंट प्रोफेसर्स को, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। उनके पास अगर फंडिंग अवेलेबल होगी, तो वो आपको डेफिनिटली कंसीडर करेंगे। और फिर आगे जो प्रोसेस होगा तो खैर वो तो बात की बात है, किस तरह से आपने क्या करना है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, ये एक लीगल वे है अप्लाई करने का। मेरे पास भी अगर कोई मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको यही रास्ता बताता हूँ, जो कि एक बेहतरीन रास्ता है, इसके थ्रू आप अप्लाई करें। यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि आपको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए होता, लाइक रेफरेंस इन अ सेंस के आपको जिस तरह से जॉब के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, रेफरेंस चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है या ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें सुपरवाइजर को नहीं पता होता आपका बैकग्राउंड क्या है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप का किस तरह का बैकग्राउंड है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसमें आपने सिंपली जो है ईमेल के थ्रू अपने अप्रोच करना है। फिर बहुत सारी पोजीशंस लिंक्डइन पे अनाउंस होती हैं, डिफरेंट फेसबुक के कुछ पेजेस हैं उन पे अनाउंस होती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो आपने उनके थ्रू जो है ये चीजें सारी देखनी है। तो डेफिनेटली आप जब एफर्ट करेंगे, टाइम लगता है इस चीज में। ये नहीं है कि मुझसे आपने पूछा, मैंने आपको लिंक दिया, आपकी स्कॉलरशिप हो गई। इस प्रोसेस में 6 महीने, साल भी लग जाता है, लोग 2-2 साल भी लगा देते हैं। तो इसको जो है ना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, इसमें एफर्ट लगती है, सब्र आपको चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। आप साथ में बाकी आप काम कर रहे हैं, आपको जॉब कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उसको साथ साथ जारी रखें। बट जब आप मोबाइल या लैपटॉप पे बैठते हैं तो आप ये चीजें सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीजों का आइडिया हो जाएगा। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह से आप पासपोर्ट की बात करें, रिकमेंडेशन लेटर्स की बात करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें। अगर आप आइल्स दे देते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो आइल्स से थोड़े से चांसेस इस तरह के हैं, जहाँ पे आप आइल्स की वजह से नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पे भी आप अप्लाई करेंगे। और कोशिश ये भी किया करें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो जहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत फी भी देनी है तो आप दे दिया करें, तो आपके चांसेस और भी बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप के। तो फिर मैं वापस आता हूँ अपने प्रोसेस पे। तो खैर मैंने भी इसी तरह ईमेल के थ्रू ही प्रोफेसर्स को अप्रोच किया। उनमें से एक प्रोफेसर का मुझे रिस्पॉन्स आया, तो उनके साथ फिर मैं कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यू ईमेल्स के साथ, ऑनलाइन मेरे इंटरव्यूज, कन्वर्सेशंस मेरी सारी चलती रही। तो फिर जाके इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया। और बाकी जो प्रोसेस है वो सारा मैंने चाइना से ही किया, वीज़ा प्रोसेस। और मेरा वीज़ा जो है विद इन 20 डेज में आ गया था। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट अगर किसी को चाहिए हुई तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें ये था कि आयरलैंड में ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी जो है एक्सेप्टेबल होता है, 120 आपको चाहिए होते हैं स्कोर्स। उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, वो आइल्स का अल्टरनेटिव है, ठीक है? तो बस ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए और ये एफर्ट चाहिए। आप जो है इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके पास इंटरनेट होता है, फोन होता है। तो बेसिकली बताने का मकसद, ये पूरी स्टोरी ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके और ये बताया जा सके अगर कि मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। आप लेकिन आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट वे नहीं है, या फिर मैं आपको बताऊंगा आप अप्लाई करेंगे तो मैं ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, या मैं कोई एजेंट नहीं हूं। तो मैं सिंपल सा बताऊंगा, जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं मैंने आपको वो प्रोसेस बताना है। उस प्रोसेस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। बात वही है, जिस काम के लिए या जिस चीज के लिए आप एफर्ट करते हैं, टाइम लगता है, बट वो चीज आपको मिल जाती है, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारी कोशिश की, तो मैं, अल्लाह ताला ने मुझे भी कामयाबी दी। मैं अभी यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अभी आयरलैंड में हूँ, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। तो बेसिकली ये सुपरवाइजर के साथ ही मेरी कम्युनिकेशन थी, उन्होंने ही फंडिंग को अरेंज किया, और मेरी 3 साल की फंडिंग है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये सारी कहानी बताने का वही मकसद अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि
आप लोग इसको देखें और इस चीज़ से मोटिवेट हों कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट को पैसे के देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती जब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मैं अपने सिनेरियो में आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने जब आया हूँ तो मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी। तो बाकी वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद रह गई हों, मैं इसको डिलीवर नहीं कर सका, बट कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में भी आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं, तो ताकि आप उससे फ़ायदा ले सकें और आप भी इसी तरह अप्लाई करते रहें। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्पेशली बना रहा हूँ, तो वो आप तक पहुँच सकें और आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।